Hello and welcome to Exam Shastra. Today we will discuss about the current affairs of 13th of October. पिछले 3-4 दिनों से हम आप सभी को मालूम है हम थोड़ा बिजी थे क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मली एग्जाम शास्त्रों को 10 तारीख को लॉन्च किया, तो इसीलिए उस कारण से हम लोग करंट अफेयर्स एनालिसिस नहीं ला पाए। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एंड ये जो है आज के टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक। इजराइल पैलेस्टीन वार से लेके असम की जो विमेन बॉक्सर है, फीमेल बॉक्सर लावलिना बोरगोहाई तक सभी मुद्दे पे बात करेंगे। एंड ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए भी मैंने स्टैटिक करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर वीडियो में लाया है। तो हमें बताने में बहुत खुशी आ रहा है क्योंकि खुशी हो रही है क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मली एग्जाम शास्त्रों को आपके लिए लेके आए हैं विथ ए वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हम लोग 4 कोर्सेज को हम लोगों ने हाल ही में लॉन्च किया है। वन इज प्रारंभ बैच फॉर APSC फाउंडेशन बैच। जिन लोगों ने कभी भी APSC से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है तो फाउंडेशन से लेके आप तो आपका मेन प्रीलिम्स मेंस एंड अप टू इंटरव्यू तक आप लोगों को गाइड किया जाएगा। साथ में जिन लोगों ने एक बार पढ़ के रखा है, जिन लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम लोग लेके आए हैं योद्धा बैच, ठीक है। उसके बाद एक है प्रथमा बैच फॉर अपकमिंग सब इंस्पेक्टर एंड ADRE एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड द आर्यभट्ट बैच फॉर व्हिच विल बी लाइक टारगेटिंग APSC CSAT, ठीक है। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ आवर फैकल्टीज। यहाँ पे आप लोग पॉज करके हर एक फैकल्टी के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। दिस इज आवर APSC फैकल्टी टीम एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर SSC एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फैकल्टी टीम। तो उसके लिए भी आप लोग एक बार पॉज करके ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो क्या है न्यूज आप सभी को मालूम है, हाल ही में हमास नाम की जो मिलिटेंट ग्रुप है इन लोगों ने गाजा लाइक हु आर रूलिंग ओवर गाजा स्ट्रिप हैव माउंटेड ए स्कैटिंग अटैक ऑन इजराइल फ्रॉम द लैंड, ठीक है, फ्रॉम एयर एंड फ्रॉम वाटर। तीनों ही लाइक एयर वाटर एंड लैंड की मदद से, ठीक है, तो इन लोगों ने अटैक किया है व्हिच कॉजेस मल्टीपल कैजुअलिटीज। आप सभी ने ये जो वीडियोस है ये वीडियोस आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। दिस हैज रिवाइव्ड द century old dispute between Israel and Palestine conflict once again, necessitating the intervention by global and regional power। ये दो अलग अलग पावर के बीच में ये जो अभी जो अटैक वगैरह हुआ है, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर जो कंट्री है, ठीक है, जो दो देश है उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे देश भर के लिए भी इम्पोर्टेंट बन गया है। इसका इंडिया में क्या असर पड़ेगा या फिर दुनिया भर के लिए क्या असर पड़ेंगे इस वार से, इसके बारे में भी अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। Israel in the recent times has cemented many peace agreements with neighboring countries such as UAE, Saudi Arabia, etc., which is said to feel a jolt due to the recent attack, ठीक है। तो पहले तो ये जानते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट है वो कब से है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में ही बेसिकली जो ज्यूइश थे इन लोगों को यहाँ पे सेटल होने के लिए बोला जाता है कि परमिशन दिया गया था बाय द ऑटोमन एम्पायर। जो भी ऑटोमन उस टाइम के जो रूलर्स थे ऑटोमन के, इन लोगों ने ही दिया था सेटल होने के लिए। लेकिन इससे रिलेटेड टू 20th सेंचुरी से कुछ इशूज है जिसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। पहला जो है इट इज बल्फोर डिक्लेरेशन जो 1917 में हुआ था, ठीक है। द सीज ऑफ द कन्फ्लिक्ट वर लेड इन 1917 when the then British Foreign Secretary Arthur James Balfour expressed official support of Britain for a Jewish national home in Palestine under Balfour Declaration। এই ডেক্লারেশনের মতে আর্থার জেমস বালফোর নামের এই ডেক্লারেशन করা হয়েছিল बिकॉज ही वाज द then British Foreign Secretary और जहां पे ये बोला गया कि ब्रिटेन जो है एक ज्यूइश नेशनल होम के लिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन पैलेस्टीन। यहाँ से ये जो कन्फ्लिक्ट है ये चालू हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को मालूम उस टाइम में ग्लोबल पावर के बारे में अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश
बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इनके कई सारे जगह में इन्हीं का राज चलता था, ठीक है। तो इनके कई सारे जगह में अपने कॉलोनीज थे, तो इसीलिए ये बल्फोर डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए आज यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पढ़ाऊंगा मैं सभी, लेकिन उसके बारे में मैं बोलूंगा ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है सेकेंड जो इशू है, इट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीन। Unable to contain Arab and Jewish violence, British withdrew its force from Palestine in 1948। ये ब्रिटिश का हर कहीं पे 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गया, ठीक है। 48 में ये अरब वर्ल्ड वर्सेस ज्यूइश का जो वायलेंस है इसको कंट्रोल नहीं कर पाने के बाद ब्रिटिश ने वहां से विद्रोह किया, लीविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजॉल्विंग टू कंपीटिंग क्लेम्स टू द न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इनको ये जिम्मेदारी दिया गया एंड यूनाइटेड नेशन प्रेजेंटेड ए पार्टीशन प्लान, ठीक है, to create independent Jewish and Arab states in Palestine, which was not accepted by most of the Arab nations। तो UN Declaration of 1948 भी आफ्टर बल्फोर डिक्लेरेशन ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तीसरा जो है अरब इजराइल वॉर ऑफ 1948, उसी टाइम उसी साल अरब वर्ल्ड वर्सेस इजराइल के बीच में ये क्या हुआ था, वार हुआ था, ठीक है। ये जंग चली थी उस टाइम पे। द ज्यूइश डिक्लेरेशन ऑफ इजराइल्स इंडिपेंडेंस प्रॉम्प्टेड सराउंडिंग अरब स्टेट्स टू अटैक। At the end of the war, Israel controlled about 50% more territory than originally envisioned by UN partition report। जितना envision किया गया था कि partition होने से इतना मिलेगा, क्योंकि वार लड़ा गया इसीलिए 50% मोर टेरिटरी इन लोगों के कंट्रोल पे आया। किसके कंट्रोल पे? इजराइल के कंट्रोल पे ये आ गया था। सो दिस वाज द लाइक consequence, these were the consequences of Arab-Israel war of 1948, ठीक है। ये जो यूएन पार्टीशन प्लान है, एज पार्ट ऑफ प्लान जॉर्डन कंट्रोल द वेस्ट बैंक, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लान में क्या था, जॉर्डन जो है ये कहाँ पे कंट्रोल करेंगे, वेस्ट बैंक में। मैंने यहाँ पे मैप यहाँ पे डाला है, ठीक है। ये जो है ये जॉर्डन है, यहाँ इस साइड में, यहाँ पे क्या है, वेस्ट बैंक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एंड इजिप्ट कंट्रोल द गाजा स्ट्रिप, but it failed short of solving the Palestinian crisis, which led to the formation of Palestine Liberation Organization 1964। According to UN partition plan, ये जो आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है, जो अभी पैलेस्टीन का पार्ट माना जाता है, इजराइल उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी के नाम से घोषित करते हैं, उसी पर्टिकुलर पार्ट को किसके कंट्रोल पे ला दिया गया, जॉर्डन के कंट्रोल पे। एंड जो गाजा स्ट्रिप है जो इजिप्ट के पास है, यहाँ पे देखिए ये गाजा स्ट्रिप है, इस साइड में क्या है, इजिप्ट है, ये इजिप्ट के कंट्रोल पे था। एंड फाइनली क्या हुआ, पैलेस्टीनियन का जो क्राइसिस है ये सॉल्व नहीं हो पाया, इसीलिए PLO का जन्म हुआ इन 1964, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। एम क्या था, ऑफ फ्रीइंग पैलेस्टीन फ्रॉम क्लचेस ऑफ इजराइल and Jewish domination and setting up the dominance of Muslim Brotherhood in the Arab world। And the United Nations granted the PLO observer status in 1975 and recognized Palestinians' right to self-determination, ठीक है। उसके बाद 1964 के बाद यूएन पार्टीशन प्लान के बाद ये क्या आया यहाँ पे, मतलब जब PLO आपका जन्म हुआ था PLO का, उसके बाद ठीक 3 साल बाद 6 दिन का लड़ाई लड़ा गया था। Israeli forces seized the Golan Heights from Syria and the West Bank and East Jerusalem from Jordan and Sinai Peninsula and Gaza Strip from Egypt। Finally ये जो 6 days of war था, यहाँ पे जो पहले जॉर्डान का पार्ट था वेस्ट बैंक उसको कंट्रोल पे लेके आया, जो गाजा जो इजिप्ट का पार्ट था उसको भी कंट्रोल पे इजराइल ने लेके आया था, along with Golan Heights from Syria and Sinai Peninsula along with Gaza Strip from Egypt, ठीक है। उसके बाद 67 के बाद 11 साल बाद कैम्प डेविड एकॉर्ड्स, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। इसका जो मेन टारगेट था ये कौन सा था, फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क बनाना है किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, कहां पे, मिडिल ईस्ट पे। एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय, मीडिएटर कौन था, यूएस। It set the stage for peace talk between Israel and its neighbors and a resolution to the Palestinian problem, ठीक है। दोनों ही मुद्दा क्या था कि ये जो आपका इजराइल है, ठीक है, एंड इसका जो नेबर्स है, इन लोगों के बीच पीस
लाना चाहता था, जो ब्रोकर कौन लाइक इट वाज ब्रोकर्ड बाय व्हिच लाइक कंट्री, इट वाज यूएस, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, उसके साथ साथ और एक क्या लाइक एम था कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है। हाउएवर इट वाज अनफुलफिल्ड, ठीक है, ये भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद आता है जो हाल ही में जो हुआ, जिसके द्वारा अटैक किया गया पहली बार, इट इज हमास, ठीक है। 1987 में हमास का जन्म हुआ, a violent offshoot of Egypt's Muslim Brotherhood seeking to fulfill its agenda through violent jihad. And Hamas, it is regarded as the terrorist organization by United States government. In 2006, Hamas won the Palestinian Authority legislative elections. तो इसको हमास को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया हुआ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा इन लोगों को दिया गया है। एंड 2006 में इन लोगों ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन लोगों ने हासिल किया, ठीक है, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में। उस टाइम से लेके इन लोगों का दबदबा अभी गाजा स्ट्रिप में बेसिकली वहां पे इन लोगों का दबदबा है। 1987 में ही tensions in the occupied territories of West Bank and Gaza reached the boiling point, resulting in first intifada, ठीक है सर, Palestinian uprising. It grew into a small war between Palestinian militants and the Israeli army. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है, दुनिया भर के कई सारे देशों में इस पर्टिकुलर वार को लेके अलग अलग इन लोगों का ओपिनियन हम लोग को दिखने को मिलता है। लेकिन आप लोग अगर देखें, बीइंग ए लाइक आप मान लीजिए आप लोग सिविल सर्वेंट भी आगे जाके बनेंगे, तो आपके लिए हमेशा न्यूट्रलिटी को ही अपनाना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मुझे पूछा जाए कि इसके लिए क्या करना होगा या फिर क्या कहना चाहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो वार हो रहा है, इसमें दोनों ही देशों की जो सिविलियंस है, इन लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये सबसे बुरी खबर है, ठीक है। ये जो हमास एंड इजराइल के बीच में वार हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम किसका हो रहा है, दिक्कत किन लोगों का हो रहा है, सिविलियंस का ही दिक्कत हो रहा है। एंड दोनों ही पार्टी एक दूसरे को लाइक रेस्पॉन्सिबल बताते हैं ये पर्टिकुलर वार के लिए, तो उसमें हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है। हम लोग को एक मिडिल अप्रोच लेना है, ओके। तो ये था 1987 हमास का जन्म। इसको 2006 में ही इन लोगों ने अथॉरिटी हासिल किया, उसके बाद इन लोग अभी कब्जा जमा के, मतलब अभी इन लोग वहां पे रूल कर रहे हैं। उसके बाद आता है ओस्लो एकॉर्ड्स ऑफ 1993 में क्या होता है देखिए। अंडर ओस्लो एकॉर्ड्स ऑफ 1993, Israel and PLO, Palestinian Liberation Organization, they agreed to officially recognize each other and renounce the use of violence. ঠিক আছে, মানে কি করব, PLO কো মানে লাইক যেটো প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন আছে তেওঁকো কোনে তিহঁতকো কোনে ৰিকগনাইজ কৰিব, কোনে কৰিব, ইজৰাইলে। এণ্ড ইজৰাইলকো তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ ভাইলেন্স এতিয়াৰ পৰা নকৰিব। দ্য অছলো একৰ্ডছ also established the Palestinian Authority, which received limited autonomy in the Gaza Strip and a parts of the West Bank. and इसी के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाया गया, ठीक है, जिसका 2006 में जाके कंट्रोल हमास ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड ऑटोनॉमी गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक में इन लोगों को दिया गया। 2005 में क्या हो गया, 2005 में इजराइल बिगिंस ए यूनिलैटरल विथड्रॉल ऑफ ज्यूज फ्रॉम सेटलमेंट्स इन गाजा। हाउएवर इजराइल कीप टाइट कंट्रोल ओवर ऑल बॉर्डर क्रॉसिंग्स। जो ब्लॉकेड है वहां पे इन लोगों का टाइट कंट्रोल था, लेकिन जो लोग गाजा में जो इजरायली लोग रहते थे, जो जीविस रहते थे, इन लोगों को वहां से निकाला गया, विद्रोह वहां से इन लोगों को निकाल के लाया गया। 2012 में, ठीक है, 2012 में ही ओस्लो एकॉर्ड याद रखना 1993 का है। 2012 में यूएन अपग्रेड्स पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन टू दैट ऑफ नॉन मेंबर ऑफ ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। अभी देखते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑफ इजराइल विद नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है। पहला जो है गाजा स्ट्रिप, जहां पे अभी हंगामा हो रहा है। लोकेशन कहां है, ये एक पैलेस्टीनियन एनक्लेव है ऑन द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस साइड में क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और इसकी ही कोस्टल एरिया में क्या आता है, ये गाजा पट्टी आता है, ठीक है, जहां पे ये हंगामा बॉम्बार्डमेंट वगैरह हो रहा है। वेस्ट बैंक में कुछ नहीं हो रहा है, आपको बता दो। पैलेस्टीनियन जहां पे रहते हैं, एक है गाजा, दूसरा है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक पे कुछ नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, इस गाजा में हो रहा है, जो भी बॉम्बार्डमेंट वगैरह हो रहा है, क्योंकि हमास जो है इन लोगों का कंट्रोल यहाँ पे ही है।
ठीक है, जो सिविलियन पैलेस्टीनियंस है वो लोग यहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो डार्क ब्राउन कलर में जो है बिल्ट अप पैलेस्टीनियन एरिया, ये यहाँ पे है। ठीक है, और जो आपका लाइट कलर में है ये पैलेस्टीनियन सिविल कंट्रोल में है। तो ये याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए। नाउ ठीक है ना, हमें क्या जानना है, देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गाजा स्ट्रिप एक एनक्लेव है। अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सी के ये पास पड़ता है। ठीक है, और ये जो गाजा स्ट्रिप है ये किस किस के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। पहला जो है इजराइल के साथ शेयर कर रहा है, ये तो लाइक कॉमन सेंस वाली बात है। एंड दूसरा जो है इजिप्ट के जो सिनाई पेनिनसुला है इसके साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। द गाजा स्ट्रिप अलोंग विद द वेस्ट बैंक मेक्स अप टू द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेस्टीन बोलते हैं। बोथ दिस टेरिटरीज आर सेपरेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। सिंस विनिंग ए मेजॉरिटी इन 2006 द गाजा स्ट्रिप हैज बीन रूल्ड बाय हमास व्हिच इज कंसीडर्ड ए पॉलिटिकल military organization in Palestine and Israel has control of air space over Gaza। देखिए गाजा के ऊपर जो स्पेस है, एयर स्पेस है, उस पे कंट्रोल इजराइल का है। शोर लाइन में भी कंट्रोल है। इट हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट आल्सो कंट्रोल्स द बॉर्डर, ठीक है सर, इट शेयर्स विद गाजा। उस साइड में इजिप्ट कंट्रोल करता है, इस साइड में इजराइल कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके, सो ये हालत है उस पर्टिकुलर प्लेस का। ओके, नेक्स्ट आपका है वेस्ट बैंक। लोकेशन कहाँ है, देखिए पहली बात तो ये है, ये जैसे एक एनक्लेव है, यहाँ पे ये क्या है, एक लैंडलॉक टेरिटरी है वेस्ट बैंक व्हिच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद इजराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, द डेड सी फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ इट्स बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है इट इज डेड सी। ठीक है, और ये किसके पास ही है, वेस्ट बैंक का बॉर्डर में ही ये डेड सी का भी एक पार्ट आता है। ऑलमोस्ट इट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड लैंडलॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या है, लैंडलॉक क्यों बोला गया है, चारों तरफ लैंड है। अगर कोई बोलेगा कि सर इस साइड में तो क्या है, आपका डेड सी है, बट डेड सी ऐसा है कि ये किसी भी महासागर के साथ, किसी भी ओशन के साथ जाके ये नहीं मिलता है, इसीलिए ये पूरे पार्ट को ही लैंडलॉक कंसीडर किया जाता है। जो पिछले साल का, मतलब पिछले साल मतलब 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री से रिलेटेड एक सवाल आया था। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आया था कि कौन सा सही होगा, वो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये आप लोग इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और अभी अगर बात किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इट इज ए पार्ट ऑफ जेरूशलेम सिटी अंडर द वेस्ट बैंक। द एरिया इज रूल्ड बाय फताह which was known as formerly as Palestinian National Liberation Movement, PNLM मोर की ऐसे आता है, PNLM और याद कंट्रोल असे जाग फटा बोली कुआ है। तीसरा है गोलान हाइट्स। The Golan Heights is a strategic plateau that Israel captured from Syria in 1967 war। ये जो वार के बारे में मैंने बोला था 1967 का, इसी वार के टाइम पे ही, ठीक है, इसी वार के टाइम पे ही 1967 वाले वार के टाइम पे ही ये कैप्चर किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, किससे कैप्चर किया गया था, सीरिया से कैप्चर किया गया था। इजराइल इफेक्टिवली annexed the territory in 1981। Recently the USA has officially recognized Jerusalem and Golan Heights as a part of Israel। ठीक है, तो ये गोलान हाइट्स ऊपर है, ठीक है, ऊपर है गोलान हाइट्स जो एक सीरिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ओके, मुझे लगता है कि यहां तक जो मैंने डिस्कस किया है ये अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट है। Another thing is what is the impact of assault on Israel Saudi Arabia ties। हाल ही में क्या हुआ है, इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा संबंध बनाने की कोशिश किया जा रहा था। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर जो वार है, जो असॉल्ट है, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा ये भी देखना है, क्योंकि बोला गया है कि कई सारे जो इस्लामिक नेशंस है
वो अभी पैलेस्टीनियंस के साथ दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका कोई असर अगर पड़ेगा तो सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के जो बीच में रिश्ता हाल ही में बना है इसके ऊपर भी क्या कुछ हो सकता है। वन ऑफ द रीजन फॉर हमास असॉल्ट ऑन इजराइल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रक्टिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग सऊदी अरेबिया एंड इजराइल टुगेदर। हो सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड इजराइल को, ठीक है, करीब लाने के लिए जो एफर्ट्स बेसिकली यूएस वगैरह, यूएस जैसे कंट्रीज के द्वारा लिया जा रहा है उसका ही एक रिपरकशन के तौर पे ये हमास का असॉल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। Deheightening Saudi Arabia from Israel will help promote the agenda for Muslim brotherhood and territorial sovereignty over the Arab and Middle West region। अगर इन लोगों को सऊदी अरेबिया को इजराइल से अलग किया जाए, मतलब इनका जो रिश्ता अगर खराब किया जाए तो मुस्लिम ब्रदरहुड का भी जो एम है ये भी फुलफिल हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हो गया रीजनल पावर्स के साथ इजराइल का, तब क्या हो जाता है, इट विल फर्दर एम्बोल्डन एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ इजराइल वाइस वर्सा रिक्लेमिंग द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा पोजीशन इजराइल का। ये भी हो सकता है कि टाइज विद यूएई, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, it will provide a vigorous push to infrastructural development and create interdependence and interrelationships among these countries। जो इस्लामिक नेशंस है जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इन लोगों के साथ साथ में इजराइल का जो संबंध है ये अगर बेहतर होगा तो इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होगा तो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप बढ़ेगा, जो which much countries much to charge the Palestinians। इससे क्या हो सकता है, देखिए बात ऐसा है कि अगर इन लोगों के बीच में संबंध अच्छा होगा, अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इजराइल भी कराते हैं तो इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेशनशिप बढ़ेगा। उससे ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो पैलेस्टीनियन इशू है ये भी क्या हो सकता है, ये जो ड्रीम है ये ड्रीम के तरह ही बाद में देखा जा सकता है, मतलब वहां पे फुलफिलमेंट नहीं होगा। इसलिए बोला गया है कि ये जो असॉल्ट हुआ है ये इसका भी नतीजा है कि क्योंकि इन लोगों को डर है अगर मुस्लिम नेशन के साथ इजराइल का संबंध अच्छा हुआ तो इन लोगों का जो कॉमन जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एम एजेंडा है हमास का बेसिकली ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली सऊदी अरेबिया वाला पॉइंट एंड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला पॉइंट। इसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन टाइज का जो पॉइंट है ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑन द वर्ल्ड। देखिए पहली बात तो है कि ग्लोबल शिपिंग, यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आ सकता है, ठीक है। ग्लोबल शिपिंग में क्या आ सकता है, चार्जेस भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये जो आपका रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो एक स्ट्रेट है, ठीक है, आप लोग इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि स्ट्रेट का नाम क्या है। यहाँ से मैक्सिमम दुनिया भर के जो हमारा जो एशिया है एंड जो साउथ एशिया है एंड जो अफ्रीका है, ईस्टर्न अफ्रीका के कंट्रीज में ट्रेड जो यूरोपियन नेशंस है, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है, इन लोगों के साथ ट्रेड इसी रास्ते से होता है। तो इसीलिए ये जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, डिस्ट्रप्शन अगर आएंगे तो ये ट्रेड में भी असर हो सकता है। तो ऑल्टरनेट ट्रेड रोड अगर लेंगे, मतलब जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे से अगर ट्रेड रोड लेंगे तो शिपिंग जो चार्जेस है ये भी बढ़ने का चांसेस है। ऑयल प्राइसेस डेफिनेटली विल गो हाई because of this conflict and this could also trigger a global oil crisis in the Middle East supply chain will be affected due to instability and this could escalate the cost of crude oil। regional instability होगा, global economy में असर आएगा क्योंकि the global economy which is already in a state of recession due to the Ukraine conflict will further deteriorate as a result of the events। देखिए सबसे बड़ी बात है, ऑल्दो जीडीपी जिस हिसाब से हमारे इंडिया में एक्सपेक्ट किया गया था वो ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया भर में रिसेशन चल रहा है लेकिन इंडिया बहुत तेजी से अपना जीडीपी ग्रो कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है हर एक इंडियंस के लिए, ठीक है। तो ग्लोबल शिपिंग से लेके ऑयल प्राइस, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में असर पड़ेगा, रीजनल इंस्टेबिलिटी आएंगे, ग्लोबल बाइपोलरिटी। अभी क्या प्रॉब्लम है, देखिए द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स बाइपोलरिटी। बाइपोलर मतलब दो ब्लॉक, अभी धीरे धीरे दो ब्लॉक में फिर से दुनिया बांटना यहाँ पे शुरू हो गया है। पहले यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक था, ठीक है, अभी क्या है
कि ये जो बाइपोलरिटी है विद द टू पोल्स बीइंग वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रशिया चाइना एक्सिस। अभी यूएसएसआर नहीं, अभी क्या है यहाँ पे रशिया चाइना एक्सिस एंड साइड में कौन सा है, वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये दो पोल में दुनिया भर के जो कंट्रीज है ये डिवाइड हो गया है एंड द कॉन्फ्लिक्ट कुड पुश मेनी कंट्रीज टू चूज ए साइड। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे इंडिया ने पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का साथ दिया था कि हम लोग किसी भी साइड नहीं लेंगे, ना यूएस का ना यूएसएसआर का, अभी भी इंडिया इज लुकिंग फॉर मल्टीपोलरिटी, मतलब दुनिया में इंडिया चाहता है कि अलग अलग पावरफुल ब्लॉक्स रहे ताकि ये जो टाइज है ये बैलेंस हो पाए। ठीक है, इजराइल अरब वर्ल्ड रिलेशन में भी ये जो आपका इम्पैक्ट है ये निगेटिवली असर करेंगे। डिले इन टू स्टेट सॉल्यूशन, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग देख सकते हैं। ईरान एंड इजराइल आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स कुड स्टार्ट ए न्यूक्लियर वॉर, दिस कुड इफेक्ट होल ऑफ ह्यूमैनिटी। न्यूक्लियर अटैक होने से सिर्फ एक देश का नुकसान नहीं होता है, पूरे दुनिया भर में इसका असर पड़ता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन को लास्ट रिजोर्ट की तरह देखा जाता है या फिर यूज करने के लिए रखा जाता है। ईरान्स रोल इन द होल इवेंट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ टैक्टिकल सपोर्ट टू हमास। बोला गया है कि अभी हमास के पास जो नए नए हथियार आया है ये कहां से सप्लाई किया जा रहा है, ये भी ईरान से ही सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है। साथ साथ में जो ग्लोबल एयर ट्रैफिक है इसमें भी असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल एयर ट्रैफिक ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू द वोलेटाइल सिचुएशन इन द रीजन। कोई नहीं चाहता है कि ये इजराइल और पैलेस्टीन की एयर स्पेस से कोई किसी का भी आपका फ्लाइट लेके नहीं जाना चाहते हैं अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, तो ग्लोबल शिपिंग, ओके, ऑयल प्राइसेस, फिर आपका रीजनल डिस्पैरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी में असर पड़ेगा, ग्लोबल बाइपोलरिटी, इसके बारे में भी इससे रिलेटेड भी ये जो बाइपोलर कॉन्सेप्ट है ये भी इंटेंस होगा अभी। उसके साथ साथ इजराइल और अरब वर्ल्ड का रिलेशन भी खराब हो सकता है, साथ साथ में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जा सकता है एंड एयर ट्रैफिक पे भी इसका असर पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडियन एक्सपोर्ट, Indian exporter will have to bear additional insurance costs due to the conflict. Okay, this could harm the competitiveness of Indian goods. Indian current trade is about $10.7 billion could be seriously impacted. $10 billion कई देशों का जीडीपी नहीं है, जो हमारा सिर्फ ट्रेड है इजराइल के साथ, इट इज अबाउट $10.7 बिलियन। डिप्लोमेटिक स्टैंड के बारे में अगर बोला जाए तो इंडिया व्हिच इज इन फेवर ऑफ ए टू स्टेट सॉल्यूशन मे नीड ए ऑल्टर इट्स डिप्लोमेटिक पोजीशन ड्यू टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया चाहता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन, इजराइल एंड पैलेस्टीन, इंडिया ने यही कह के आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि सिचुएशन बहुत गलत हो गया, डिप्लोमेटिक सिचुएशन पूरे दुनिया भर में अगर बाइपोलर की तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंडिया टू स्टेट सॉल्यूशन से उतर के एक नया दिशा इंडिया चूज कर सकता है। द नेचर ऑफ द अटैक ऑन सिविलियंस हैज ऑलरेडी फोर्स इंडिया टू कंडेम इट। इंडियन सिटीजन्स एंड डायस्पोरा, इनके लिए भी असर पड़ेगा। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन इजराइल वुड नीड टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल टू प्रेजेंट loss of lives. The lives of Indian diaspora living in these countries could also be affected. और साथ में डिफेंस इंपोर्ट जो हम लोग इजराइल से, बिकॉज इजराइल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, द कॉन्फ्लिक्ट कुड डिले इंडियाज ओन डिफेंस कंसाइनमेंट्स व्हिच इज अ सीरियस कंसर्न इन द लाइट ऑफ चाइनीज बिल्ड अप अलोंग विद द हिमालयन बॉर्डर। अगर मान लीजिए कि कुछ इशू हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगाए थे इजराइल से, वो आना भी उससे वहां पे भी डिले हो सकता है। और इस दौरान अगर चाइनीज तरफ से कोई इशू होगा तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिफेंस इंपोर्ट, बिकॉज इजराइल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया, तो यहाँ पे असर आ सकता है। इंडियन सिटीजन एंड डायस्पोरा, डिफेंस इंपोर्ट, डिप्लोमेटिक स्टैंड, इंडियन एक्सपोर्ट में भी असर पड़ सकता है। टाइज विद मिडिल ईस्ट, India's relation with the Middle East countries are at an all-time high. आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में भी दुबई में इंडिया को बुलाया गया था,
जहां पे कई सारे इस्लामिक नेशन के लीडर्स का ये कहना था कि क्यों बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे देश जब ये अपोज कर रहे थे तो मिडिल ईस्ट के कई सारे कंट्रीज ने इंडिया को इनवाइट किया ओआईसी के मीटिंग पे। अगर मान लीजिए इंडिया एक पर्टिकुलर साइड लेते हैं, अगर इजराइल का साथ लेते हैं तो मिडिल ईस्ट के साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट वुड हैम्पर इंडियाज प्लान्ड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट होके यूरोप तक जो मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्लान किया गया है वहां पे भी असर आ सकता है। नेक्स्ट जो है शिपिंग रोड, जो वर्ल्ड दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट डाला है कि जो कैनल के बारे में, आई एम सो सॉरी मैंने स्ट्रेट बोल दिया था, जो कैनल मेडिटेरेनियन एंड रेड सी को कनेक्ट करते हैं वो सुएज कैनल के थ्रू ही बहुत सारा ट्रेड इंडिया तक होता है। तो अगर मान लीजिए ये रोड में प्रॉब्लम आएगा, इंस्टेबिलिटी इसके साइड में रहेगा, तो जो एक्सपोर्टर नेशंस है वो इस रोड को अपनाएंगे जो अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप होके इंडिया तक आता है। तो उससे क्या होगा, शिपिंग चार्जेस भी बढ़ सकता है एंड डिले भी हो सकता है। तो ये सब याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोरल रीफ ब्रेकथ्रू। सोर्स ICRI से मैंने लिया है। द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव RCRI हैज लॉन्च कोरल रीफ ब्रेकथ्रू इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स GFCR के साथ मिलके ICRI दैट मीन्स इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ये कोरल रीफ ब्रेकथ्रू प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ और इन पार्टनरशिप विद द ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड अ हाई लेवल कमिटी चैंपियंस HLCC। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 37 ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव के जो जनरल मीटिंग हुआ था, ठीक है, 37th जनरल मीटिंग, वहां पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। नाउ व्हाट इज कोरल रीफ? देखिए ऐसे आप लोगों ने कई सारे फोटोज में, ठीक है, वीडियोस में देखा है जो अंडर वाटर रहते हैं सीस के, ठीक है। तो बेसिकली हरे भरे रंगों से ये दिखने को मिलता है। ये जो आपका कोरल है, इन कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सीज भी बोला जाता है। बेसिकली लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर है ये, मेड अप ऑफ स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, जिसको बोला जाता है कोरल। कोरल क्या है? अलग अलग जो मैराइन इनवर्टिब्रेट्स है, इसी का ही स्केलेटन से ये कोरल बनता है। इंडिविजुअली कॉल्ड पॉलिप एंड इट मेंटेन्स ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी कॉल्ड जूजेंथली। यहाँ पे क्या बोला गया है? कोरल जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। सिम्बायोटिक रिलेशन माने दुईटारे फलप्रसू हुआके एटा रिलेशनशिप राखे कार लगत एक प्रकार एल्गीर लगत राखे जाक कोৱা হয় जूजेंथली व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कोरल। कोरल की হয় बेसिकली मेराइन इनवर्टिब्रेट्सर स्केलेटन হয়, ঠিক আছে। আৰু এইবিলাক যেতিয়া এনেকে থাকে ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া ৰং বিৰংগী তোমালোকে এই কোৰলবোৰ দেখা, তাৰ মানে কিয়? বিকজ তাৰ ওপৰত কি আছে, এই এক প্ৰকাৰ এলগি ওপৰত চিপকি থাকে যাক কোৱা হয় जूजेंथली, एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन मेंटेन करते हैं एंड इट सपोर्ट्स ओवर 25% ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपका दो तरीके का कोरल दिख सकता है। एक है हार्ड कोरल जो रिजिड स्केलेटन मेड है ऑफ कैल्शियम CaCO3, ठीक है, एंड रीफ बिल्डिंग कोरल्स। एक होता है सॉफ्ट कोरल जो नॉन रीफ बिल्डिंग है, रीफ ऐसे करके रीफ बिल्डिंग है, दूसरा है नॉन रीफ बिल्डिंग जो सॉफ्ट होता है, ठीक है। कोरल्स इन इंडिया कहाँ पे है? इंडिया में प्रेजेंस इन द एरियाज ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव में ये कोरल्स दिखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली इनका सिग्निफिकेंस क्या है? कोरल रीफ जो है इट प्रोटेक्ट्स कोस्टलाइंस फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, प्रोवाइड जॉब्स, ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन। ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए भी लाइक जहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज किया जाता है वहाँ पे भी ये सब देखने को मिलता है। मतलब दुनिया लोगों को दुनिया जहान की चीज़ों को देखना लोगों को अच्छा लगता है। तो ये जहाँ पे मिलता है वहीं पे अंडर वाटर जो भी एडवेंचरस लाइक स्पोर्ट्स है ये भी किया जाता है, या फिर रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी इसी एरियाज में किया जाता है, ठीक है। Now what is Coral Reef Breakthrough? The Coral Reef Breakthrough is a science-based initiative
It is a science-based initiative with clear goals for the state and non-state actors to collectively conserve, protect and restore. क्या करना है? Conserve करना है, protect करना है, restore करना है coral reefs को, safeguarding their vital contribution to humanity's future. The coral reef breakthrough aims to secure the future. ठीक है? Future of at least 1,25,000 square kilometers of shallow water tropical coral reefs with investment of at least $12 billion to support the resilience of more than 500 million people globally by 2030. ठीक है, इसका ये यही है कि एटलीस्ट 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो सेलो वाटर में, ठीक है, माने बेसी डोनर बाम ऑनसोलर सेलो वाटर में जो ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स है, इनको क्या करना है? बचाना है, सिक्योर करना है फ्यूचर के लिए, इनका फ्यूचर सिक्योर करना है बाय इन्वेस्टिंग एटलीस्ट $12 बिलियन. ठीक है, तो ये है आपका कोरल रीफ ब्रेक थ्रो. सो कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर के लिए कोरल रीफ्स का ये इनिशिएटिव लिया गया है. इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ये जो है, ये क्या है एक्चुअली? इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन nations and organization that strives to preserve coral reefs. ये बेसिकली एक क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप है अलग अलग नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो चाहते हैं कि कोरल रीफ्स को प्रिजर्व किया जाए. दिस इनिशिएटिव वाज फाउंडेड इन 1994 बाय 8 गवर्नमेंट्स, जहां पे कोरल रीफ्स पाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फ्रांस, जापान, जमैका एंड द फिलीपींस, स्वीडन, UK, United Kingdom, that means, and the United States of America. It was announced at the first conference of the parties of the Convention on Biological Diversity of 1994. ये पहली बार के लिए ICRI कब अनाउंस किया गया था? जो बायोडाइवर्सिटी को लेके कन्वेंशन हुआ था, उसके जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, ठीक है, फर्स्ट COP में ये अनाउंस किया गया था कि ICRI इनिशिएटिव जो है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, ये लिया जाएगा. तो ये 1995 में ही इसको फाउंड किया गया था. ICRI नाउ हैज 101 मेंबर्स. पहले 8 पार्टीज यहाँ पे था, 8 गवर्नमेंट था, इंक्लूडिंग 45 कंट्रीज. इंडिया इज वन ऑफ देम. ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ICRI का मेंबर है या नहीं है. टोटल जो है 101 मेंबर्स है, जहाँ पे 45 कंट्रीज है एंड अदर्स आर अदर गवर्नमेंटल और अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे है. हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन ये भी HLCC, जिसके तहत मतलब ICRI, ठीक है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रो ICRI लॉन्च किया है. ICRI ने किसके साथ पार्टनरशिप करके? GFCR एंड HLCC के साथ, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस के साथ. तो हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन क्या है? दे आर अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू फैसिलिटेट एंड एनहेंस the engagement of non-state actors such as business, cities, regions and investors supporting the goals of Paris Agreement on climate change. Basically HLCC क्या है? इसको कौन अपॉइंट करता है? यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट करता है. किसके लिए? हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस को अपॉइंट किया जाता है तो एनहेंस एंगेजमेंट, किसके साथ एंगेजमेंट बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है? with the state non-state actors. non-state actor মানে country নহয়, ঠিক আছে, বেসিক্যালি কি হ'ব পাৰে? অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব পাৰে, বিজনেছ হ'ব পাৰে, সিটি হ'ব পাৰে, ৰিজন হ'ব পাৰে, ইনভেস্টৰ হ'ব পাৰে. বেসিক্যালি like in supporting the goals of the Paris Agreement on climate change. ঠিক আছে, তো পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্টৰ যি গোলছ আছে সেইটো সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে HLCC বনোৱা হয়. Now what is Paris Agreement on climate change? ये क्या है? लीगली बाइंडिंग गवर्नमेंट ग्लोबल एग्रीमेंट है. इसको सभी देशों को ये मानना पड़ेगा ही, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, ये जो है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC that was adopted in 2015 and it was adopted in UNFCCC's conference of party number 21. মানে প্রত্যেক বছর যেটো মিটিং হয় যা কনফারেন্স অফ পার্টি বুলি কয়. কনফারেন্স অফ পার্টি মানে বেলেগ বেলেগ পার্টি বেলেগ বেলেগ কান্ট্রিৰ কনফারেন্স. সো 21 নম্বৰ যোনখন কনফারেন্স হৈছিল ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমवर्क ফৰ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমवर्क কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সেই 21 নম্বৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 2015 চনত হৈছিল আৰু তাতে এই লিগেলি বাইন্ডিং গ্লোবেল এগ্ৰিমেণ্টখন লোৱা গৈছিল. কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? ইট এইমছ টু কম্বেট ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড লিমিট গ্লোবেল ৱাৰ্মিং টু well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level with an ambition to limit warming to 1.5 degrees Celsius.
ঠিক আছে তো প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ যিমানটো প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেল মানে 1850 আগৰ সেই সময়খিনি যিমান টেম্পাৰেচাৰ আছিলে ঠিক আছে তাতকে 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস গ্লোবাল টেম্পারেচার যাতে লাইক 2 ডিগ্ৰীতকে যাতে এতিয়া আৰু কমাব পাৰি মানে সাপোজ আগতে ফৰ এক্সাম্পল 20 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আছিলে না কৈছে যে তাতকে 2 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাতকে 2 ডিগ্ৰী বিলো 2 ডিগ্ৰী মানে 22 ডিগ্ৰীতকে কম যাতে আমি টেম্পারেচাৰটো আজিৰ দিনত ৰাখিব পাৰো হেতু ইয়াৰ এম হয় 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে like pre-industrial level and with an ambition to limit warming global warming up to 1.5 degrees Celsius. It replaced the Kyoto Protocol which was an earlier agreement to deal with climate change. ये Kyoto Protocol को Paris Climate Deal ने replace किया जो Paris Agreement है ठीक है The Paris Agreement sets out a framework for countries के लिए एक framework भी जारी किया गया है to reduce greenhouse gas emission adapt to the impact of climate change and provide support to developing countries in their efforts to address climate change यहाँ पे क्या लिया गया है फ्रेमवर्क कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हर एक देश को कम करना पड़ेगा ठीक है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को ठीक है एडप्ट करना पड़ेगा ठीक है साथ में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है तो उन लोगों को भी सपोर्ट हर तरीके का फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट हर एक देश को देना पड़ेगा तो एड्रेस क्लाइमेट चेंज इश्यूज ठीक है और एड्रेस क्लाइमेट change under the Paris Agreement each country is required to submit and update their NDCs every 5 years and according to যেটো Paris Agreement আছে ইয়াৰ মানে জৰিয়তে এটা প্ৰত্যেকখন কান্ট্ৰি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যেটো নেশনালি যেটো ডিটাৰমাইন যেটো গোল আছে ঠিক আছে NDC বুলি যা কোৱা হয় হেতু লাইক প্ৰত্যেক 5 বছৰ তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব লাগিব আপডেট কৰিব লাগিব মানে আহি থকা 5 বছৰ প্ৰত্যেকখন দেখে কি কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ কি গোল হ'ব সো হেতুকে কোৱা হয় NDC ঠিক আছে তো হেতু কি কৰিব লাগিব আন্ডাৰ পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট ইচ কান্ট্ৰি each country is required to submit and update their NDC ঠিক আছে তো হেতুকে কোৱা হৈছে যে তোমাৰ তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব লাগিব নেশনালি ডিটাৰমাইন কন্ট্ৰিবিউশন বুলি কোৱা হৈছে যে কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিব ঠিক আছে তেওঁলোকে কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিব টু লাইক এড্ৰেছ ক্লাইমেট চেঞ্জ তো প্ৰত্যেক দেশে হেতু দিব লাগিব ঠিক আছে NDCs are pledge made by countries to reduce their greenhouse gas emissions and to adapt the impact of climate change প্ৰত্যেক দেশে হেতু নিজে নিজে দিয়ে ঠিক আছে বেসিক্যালি গ্রিনহাউস গ্যাসেস কমাবৰ কাৰণে and adapt to the impacts of climate change and আৰু এটা বস্তু আছিল যে গ্লোবাল ফান্ড ফৰ কোৰাল ৰিফছ এটো কি হয় GFCR is a blended finance instrument to mobilize action and resources to protect and restore coral reef ecosystem. It provides giant funding and private capital to support sustainable intervention to save coral reefs and the communities that rely on that. ठीक है तो ये जो इनिशिएटिव है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू यहाँ पे अलग अलग 4 एक्शन पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है बाकी सब तो कहानी था ये इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू एक्शन 1 में क्या है क्या किया जाएगा जो लोकल ड्राइवर है लॉस का दैट मींस कोरल ब्लीचिंग या फिर कोरल रीफ का जो खत्मा हो रहा है उसका जो लोकल ड्राइवर्स है लोकल जो कॉजेस है क्या है बेसिकली इंक्लूडिंग लैंड बेस्ड सोर्स पोल्यूशन डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट एंड ओवरफिशिंग इन सब के कारण ही ओवरफिशिंग कोस्टल एरिया डेवलपमेंट टर काम करा ठीक আছে মানে আনপ্ল্যান ডেভেলপমেন্ট বা ল্যান্ড বেস যি পলিউশন আছে তাৰ কাৰণে কোৰেল বোৰ কি হবল হৈছে নাইকিয়া হবল হৈছে ব্লিচিং হৈছে হে কাৰণে এই লোকাল ড্ৰাইভাৰ্স বিলাক কি কৰিব মিটিগেট কৰিবলৈ একশন পইণ্ট 1 ইয়াৰ আন্ডাৰত অনা গৈছে ইনিশিয়েটিভ টুৰ একশন পইণ্ট 2 ডাবল দা এৰিয়া অফ কোৰেল ৰিফছ আন্ডাৰ ইফেক্টিভ প্ৰটেকশন ঠিক আছে coral reef যিমানখিনি আছে ডাবল দা এৰিয়া অফ coral reefs under effective protection or ভিতৰলে অনা যাব okay 30 by 30 is a global initiative to protect at least 30% of the earth's land and ocean area by 2030 it was proposed during the UNCCD conference of parties 15 ঠিক আছে
बेसिकली क्या है, डबल द एरिया ऑफ कोरल रीफ अंडर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, यही याद रखना है। तीसरा जो है, असिस्ट द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस एट स्केल एंड क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइंस दैट सपोर्ट्स कोरल एडाप्टेशन टू इम्पैक्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड रीफ्स बाय 2030। एक्शन पॉइंट 4 में क्या है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट $12 billion by 2030 from public and private sources to conserve and restore this crucial ecosystem। पहला, लोकल ड्राइवर्स का कारण जो लॉस हुआ है उसको मिटिगेट करेंगे, इन सब जो लाइक इश्यूज है इसको देखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या है, डबल द एरिया ऑफ कोरल रीफ्स अंडर इफेक्टिव प्रोटेक्शन, ठीक है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन दिया जाएगा कोरल रीफ के जो एरियाज है। तीसरा, असिस्ट द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन एट स्केल एंड क्लाइमेट चेंज डिजाइंस। चौथा, सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट $12 billion इन्वेस्टमेंट লৈ আনিব, ঠিক আছে। क्यों? Because to restore this crucial ecosystem. Meeting the targets of coral breakthrough will be instrumental in achieving the sustainable development goals, particularly sustainable development 14। কৈছে যে এই টার্গেটবোৰ যদি এচিভ কৰে কি হ'ব, যি ইউএন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, ঠিক আছে, যিমান কেইটা গোল আছে 17টা, তাৰে 14 নম্বৰ যিটো গোল হয়, ইট ইজ লাইফ বিলো ৱাটাৰ, মানে পানীৰ তলৰ যিখন দুনিয়া, যিবোৰ লাইফ ফৰ্মছ আছে সেই লাইফখিনি কি কৰিব লাগে, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি ভালকৈ ৰখাটো আচলতে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ হয় ইউএনৰ। সেইটো কোনটো গোল হয়, 14 নম্বৰ গোলটো হয়। কেতিয়াবা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলৰ ৰিলেটেডো আৰ্টিকেল লৈ আহিম। The next topic is important from prelims point of view. It is about Arunachal Pradesh gets GI tags for 3 products. Why news? Arunachal Pradesh has recently received the geographical indication tag for Arunachal yak churpi खाउताई, जिसको खमती, जो एक खमती राइस है, खमती एक कम्युनिटी है, एंड टांगसा टेक्सटाइल। What sets Arunachal yak churpi, खाउताई एंड टांगसा टेक्सटाइल apart? अरुणाचल याक चुरपी क्या है? अरुणाचल याक चुरपी is derived from the milk of the Arunachali yak, a rare breed found primarily in West Kameng and Tawang district of Arunachal Pradesh। ये जो याक जो एनिमल है, इसी से ये क्या बनता है, इसके मिल्क से ही ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो ब्रीड है ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है अलोंग विद टावांग, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसका, चुरपी इज चुरपी इज रिच इन प्रोटीन, हाई प्रोटीन कंटेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, एंड सर्व्स एज ए वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द वेजिटेशन स्केयर कोल एंड हिली माउंटेनियस रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन तो नहीं है, ठीक है, लाइक जो भी आपका लाइक न्यूट्रिशन का सोर्सेस है, जैसे यहाँ पे अलग अलग जो भी आपका लाइक अलग अलग सोर्सेस है, ठीक है, जो भले ही आपका वो हर्ब्स हो अलग अलग, ठीक है, वेजिटेबल्स हो, यहाँ से तो हम सभी को मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है। इट इज अ वेजिटेशन स्केयर रीजन, जो तावांग जो एरिया है, ठीक है, जो वेस्ट कामेंग है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, ठीक है, हिली माउंटेनियस रीजन है, वहां पे अगर न्यूट्रिशन का सोर्सेस चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अरुणाचली याक चुरपी, जो प्रोटीन, जहां पे प्रोटीन सबसे मात्रा में पाया जाता है। खाउताई, जिसको खमती राइस बोला जाता है, ये खमती राइस है, खमती कम्युनिटी के द्वारा ये उगाया जाता है। खाउताई ये च्यूवी स्टिकी राइस वेराइटी आथा है, ठीक है, हेल्स फ्रॉम नामसाई रीजन, ये नामसाई रीजन पे ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इट इज कल्टिवेटेड and is cultivated by traditional Khamti tribal farmers, ठीक है। ये अरुणाचल याक चुरपी, खमती राइस जिसको खाउताई बोलता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है इट इज टांगसा टेक्सटाइल, ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है इट इज क्राफ्टेड बाय टांगसा ट्राइब ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड आर रिनाउंड फॉर देयर एक्सोटिक डिजाइन्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। देखिए कितना सुंदर है, ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल टेक्सटाइल के जो डिजाइन्स है, जो अलग अलग कला है, ये कितना बढ़िया है, आप लोगों को यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। नाउ जीआई टैग के बारे में बात किया ही है, तो जीआई टैग क्या है ये भी देख लेते हैं। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी बोला जाता है। इट इज लाइक इट इज टैग, ये जो टैग है जीआई टैग इज ए नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। ये यहाँ पे जीआई टैग क्या लिखा, यहाँ पे लिखा रहेगा, ये जो टैग है ये नेम है और एक साइन है,
बेसिकली सर्टेन प्रोडक्ट्स पे ही लिखा जाता है जो एक पर्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करते हैं, मतलब हर जगह में नहीं पाया जाता है, फिर पाया भी जाता है तो ओरिजिनली किसी एक जगह से अगर पाया जाता है उसको जो उसका जो महत्व, उसका जो हिस्टोरिसिटी, ये मेंटेन करने के लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं, जियोग्राफिकल रीजन से, वो पर्टिकुलर एरिया का ये खास चीज है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए ही जीआई टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एरी सिल्क वगैरह जो सिल्क मिलता है, या फिर अलग अलग जैसे आपका बासमती राइस को लेके भी ये है कि ये पाकिस्तान से है या इंडिया से है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रसगुल्ला, जो उड़ीसा के लोग कहते हैं रसगुल्ला जो है वो हमारे यहाँ पे पहले बनाया गया था, कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के लोग बोलते हैं हमने बनाया था। तो एग्जैक्टली ये जो कंफ्यूजन है इसको लाइक हटाने के लिए, प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू बढ़ाने के लिए भी जीआई टैग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे दार्जिलिंग टी सुनते ही दार्जिलिंग टी का एक अलग से मार्केट में जगह कैसे मिला है, बिकॉज दार्जिलिंग टी हैज द जीआई टैग। ये पहला प्रोडक्ट है इंडिया से जिसको जीआई टैग मिला था। फिर साथ में कांचीपुरम का सिल्क, ठीक है, ये सब है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ आईपी राइट्स, दैट मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह भी इसको कंसीडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 एंड 10 ऑफ द पेरिस कन्वेंशन एंड ऑल्सो अंडर द आर्टिकल्स 22 एंड 24 ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 22, 24 है इसके तहत, एंड जो आपका पेरिस कन्वेंशन है इसके आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 के तहत भी इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही लाइक पार्ट माना जाता है। India as a World Trade Organization member implemented the Geographical Indication of Goods Act 1999। इंडिया ने WTO का मेंबर होने के नाते ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 1990 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में ही लाया था, which became effective on September 15, 2003 to protect such indication. A registered GI is valid for 10 years and it can be renewed from time to time for a further period of 10 years each। 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से रिन्यू किया जाता है। इसके रिगार्डिंग एक सवाल मैंने यहाँ पे दिया है जो 2015 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद जो आंसर होगा आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम पुलिस ऑनर्स बॉक्सर लावनीना बोरगोहाई को फेलिसिटेट किया गया है because of her performance in the 19 Asian Games that was held in Hangzhou, China, ठीक है। उनको एक सिल्वर मेडल मिला है रिसेंटली, आप सभी को मालूम है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज आया था। लेकिन लावनीना बोरगोहाई के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, इनके कैरियर के बारे में अगर देखेंगे कि सी ओन गोल्ड मेडल एट द फर्स्ट इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन न्यू दिल्ली एंड सिल्वर मेडल एट द सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन गुवाहाटी, ठीक है। तो इनको पहली बार के लिए इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो टूर्नामेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, वहां पे गोल्ड मिला था, उसके बाद गुवाहाटी में इनको सिल्वर मिला था सेकेंड वाले में। हर सिलेक्शन इन द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वाज एट्रीब्यूटेड टू हर सक्सेस एट द इनॉग्रेल India Open and International Boxing Championship held in February 2018, where she won a gold medal in the welterweight category, ठीक है। इनके बारे में अगर जानना है तो इनका जन्म होता है 1997 में। सी इज एन इंडियन बॉक्सर। सी ओन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द 2020 ओलंपिक गेम्स। ये इसलिए इनको सबसे ज्यादा जाना गया था 2020 में, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक गेम्स में इन द वुमेन्स वेल्टरवेट इवेंट। ये वेल्टरवेट के लिए इस कैटेगरी में ही खेलते हैं, बिकमिंग ओनली द थर्ड इंडियन बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स। सी ओन द गोल्ड मेडल at 2023 IBA Women's World Boxing Championship and bronze medal at the 2018 IBA Women World Boxing Championship and the 2019 IBA Women World Boxing Championship। मतलब 18 में मिला इनको, ठीक है, ब्रोंज मिला। 19 में भी इनको आइबा में आपका वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वहां पे भी इनको क्या मिला, ब्रोंज मिला। एंड गोल्ड मेडल 2023 में आपका जो आइबा का जो लाइक वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, वहां पे इनको इस साल गोल्ड मिलने को मिला था, ठीक है। तो सी इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट एंड सेकेंड बॉक्सर फ्रॉम असम टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन द ओलंपिक्स, क्योंकि सिबो थापा ने भी इससे पहले
के ओलंपिक में असम को रिप्रेजेंट, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था असम से। इन 2020 शी बिकेम द सिक्स्थ पर्सन फ्रॉम असम टू रिसीव अर्जुना अवार्ड। 2020 में ही इनको अर्जुना अवार्ड से अर्जुना अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है, क्योंकि 2020 में आप सभी को मालूम है ओलंपिक गेम्स हुआ था, उसी टाइम इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो 2018 वाला आईबा जो आपका वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वहां पे मैंने बोला है कि इनको ब्रोंज मेडल मिला था। 19 में भी इनको मिला था, ठीक है। 19 बोरगोहाई गॉट सिलेक्टेड फॉर सेकंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन उलान उरे रसिया फ्रॉम 3 to 13 अक्टूबर विदाउट ट्रायल्स ही मिल गया था, क्योंकि 19 में इनको ऑलरेडी ब्रोंज मिला था, ठीक है। सो इनको फिर से 19 में भी आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इनको क्या मिला था, ब्रोंज मेडल मिला था। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको ब्रोंज मेडल मिला था। तो ब्रोंज ऐसे करके आप लोग 18, 19 आईबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। 2023 में गोल्ड एंड 2020 में इनको ब्रोंज मिला था, ठीक है, ओलंपिक में। तो ये याद रखिए, ठीक है। शी इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट, ओके, and a second boxer from Assam to represent the state in the Olympics। ये तो second boxer है ही, लेकिन first female athlete है जो असम से ओलंपिक में इंडिया को represent किया था। Now these are the topics जो मैंने लिया है grade 2 grade 3 एग्जाम्स के लिए। इसरो in collaboration with Viva organizes exhibition Space on Wheels, ठीक है, Space on Wheels। The ISRO in collaboration with Vijnana Bharati is organizing an exhibition called Space on Wheels in अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये Space on Wheels प्रोग्राम ये चलाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। आपका जो विजयनाना भारती ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इसरो ने मिलकर चलाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द इसरोस एक्टिविटी एंड इंडिया स्पेस मिशंस टू स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, एम टू सेंसिटाइज द यूथ अबाउट द एक्साइटिंग एंड रिवार्डिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस। लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। एंड जो इसरो का अभी तक का जो एक्टिविटीज है, इंडिया का जो स्पेस मिशन है यहाँ पे वो दिखाई दिया है, ठीक है, ये दिखाया गया है। Second, मुकेश अंबानी overtakes गौतम अडानी became richest Indian on Hurun list, ठीक है। तो ये एक न्यूज आया था, पूछा जा सकता है कि 2000 पर्सनैलिटी सेगमेंट से 2023 में 3 का जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जो निकल के आया है, तो उसके तहत पहले पोजीशन पे कौन है। तो आपको अगर पूछ लिया जाएगा, अगर आपको नहीं मालूम तो आप लोग तो गौतम अडानी ही लिखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वही थे। तो इनको ओवरटेक करके मुकेश अंबानी पहला पोजीशन पे चला गया है। एंड जो साइरस एस पूनावाला है वो एंड उनका फैमिली थर्ड पोजीशन में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है ये हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के बारे में भी आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिए, इसके बारे में भी पढ़िए, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 इन श्रीहरिकोटा। इसरो ने लॉन्च किया है द गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट, जो है गगनयान को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो व्हीकल स्पेस फ्लाइट बनाया है, दैट इज द गगनयान टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 on October 21st. ISRO and will also test an efficacy of the crew escape system। कुछ इमरजेंसी हो गया तो क्रू एस्केप सिस्टम कैसा है ये भी इसरो टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट तो आपका जो है ये तो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट, ठीक है। फिर आपका जो है ये जो क्रू एस्केप सिस्टम है, इसका भी एफिकेसी टेस्ट किया जाएगा, व्हिच इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन रिजल्टिंग इन अनमैन्ड एंड मैन मिशन टू आउटर स्पेस बाय 2024, जो हम लोग का प्लान है, ठीक है। Now the test is to be conducted in Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Crew module will carry the astronauts during the Gaganyaan mission to outer space. Next जो है IMF raises India's fiscal year 2024 GDP growth forecast to 6.3। पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बोला गया था कि इससे कम ही होगा 6.3 से, ना फिर से फोरकास्ट किया गया है, इसको रेज करके 6.3 को लाया है। अगर पूछा जाए कि IMF ने क्या प्रेडिक्शन दिया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2024 में कितना होगा, इट इज 6.3। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेज्ड इट्स फिस्कल ईयर 2024 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया बाय 20 basis point to 6.3%, citing stronger than expected
कंजम्पशन बिटवीन अप्रैल टू जून, ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे स्ट्रॉन्गर ही देखा गया है जून, अप्रैल से जून तक का जो कंजम्पशन है। द आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय IMF, ये याद रखिए। कीप इट्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट अनचेंज एट 3% फॉर 2023 एंड पेयर्ड डाउन द 2024 प्रोजेक्शन बाय 10 बेसिस पॉइंट टू 2.9%, ये ग्लोबल लेवल के लिए है, ठीक है। द IMF इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया हैज बीन रिवाइज अपवर्ड टू 5.5% इन फिस्कल ईयर 2024, मतलब बोला गया कि इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति की वो 5.5% मान लेके जाबो, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सर्ज बाय 21.8%, इंडियाज नेट टैक्स कलेक्शन ग्रीव 21.8% to 9.57 lakh crores by October 9, surpassing over half of the budget estimate for 2023। 2023 के लिए जितना बजट एस्टिमेट किया गया था वो टैक्स कलेक्शन से उससे आधा से भी ज्यादा आ गया, ठीक है, मतलब 21% ग्रो किया है टैक्स कलेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। While tax refunds amount to 1.5 lakh crore have been remitted to the taxpayers so far, some refunds are being withheld on the basis of pending tax demands from the past that taxpayers are being given a chance to address, ठीक है। उसके बाद India's fiscal deficit rose to 6.42 trillion, 36% of the fiscal year 2024 target। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी क्लास में पढ़ाया जाएगा। जो फिस्कल डेफिसिट है, इट इज इन द फर्स्ट 5 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टूड एट 6.42 ट्रिलियन, ठीक है, मतलब ये तो माने की है घाटा, ठीक है, घाटा 6.42 ट्रिलियन, 36% ऑफ द फुल ईयर टार्गेट ऑफ 17.87 ट्रिलियन। কৈছিল যে ইন্ডিয়াৰ যেটো ফিস্কেল ডেফিসিট হ'ব হেটো অলমোস্ট 23-24 বৰ্ষৰ কাৰণে কিমান হ'ব লগা আছিল, 17 ট্ৰিলিয়ন হ'ব লগা আছিল, তাৰে 6 ট্ৰিলিয়ন অলৰেডি হৈ গ'ল 5 মাহত, 36% অলৰেডি কভাৰ হৈ গৈছে। In the same period in fiscal year 2023 the fiscal deficit was 32% of the full year target, okay। so यही था 2 and 3 ग्रेड एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स आज के दिन का। कल लेके आएंगे फिर से, ठीक है, आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है, तो इससे रिलेटेड भी आप लोग जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए कि बायोटेक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने दिया है, साथ साथ में आपका एक ज्योग्राफी का सवाल दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र।